Hello everyone, this is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is the burgeoning expenditure of elections. In this article we will discuss why electoral expenditure in India are rising. The second issue is what challenges does India face in fertilizer imports. In this article we will discuss about fertilizer industry in India. The third issue is the urban representation of women in the judiciary. In this article we will discuss about various reasons for lack of women representation in Indian judiciary. The fourth issue is solar, a game changer in women's empowerment. In this article, we will discuss about how solar energy sector can help women in empowerment. So let's discuss all the issues in detail. Why are election expenditure in India is rising? The total expenditure for US presidential and congressional election in November 2024 is estimated at around US 16 billion equivalent to rupees 1,36,000 crore. नेक्स्ट मंथ नवंबर में यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल एंड कांग्रेशनल इलेक्शंस होने वाले हैं और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि इन इलेक्शन में $60 बिलियन इट मीन्स 1,36 करोड़ रुपीज का यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो सकता है. According to the Center for Media Studies (CMS), in India, the total expenditure by various political parties for the general election to the Lok Sabha this year was around rupees 1 lakh crore. CMS की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में इस ईयर जो लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए थे अबाउट 1 लाख करोड़ का यहाँ पर टोटल इलेक्शन एक्सपेंडिचर किया गया था ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा. व्हाट आर द लिमिट्स इन इंडिया? इंडिया के अंदर इलेक्शन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्या क्या लिमिट्स रखी गई हैं? द इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट्स इज रुपीज 90 लाख पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन लार्जर स्टेट एंड रुपीज 75 लाख इन स्मॉलर स्टेट. लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी लार्जर स्टेट के अंदर वन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए पर कैंडिडेट रुपीज 95 लाख का यहाँ पर प्रोविजन किया गया. स्मॉलर स्टेट की अगर बात की जाए पर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर मेंबर 75 लाख रुपीज यहाँ पर एक्सपेंड किए जा सकते हैं. With respect to legislative assemblies, they are rupees 40 lakh and rupees 28 lakh for larger and smaller state respectively. बात अगर legislative assembly elections की जाए, larger state में वन legislative assembly के अंदर each member rupees 40 lakh रुपये एक्सपेंड कर सकता है, जबकि smaller state के अंदर rupees 28 lakh एक्सपेंड किए जा सकते हैं. What are the challenges? Elections across the world democracies have become very expensive. वर्ल्ड के अंदर जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के अंदर इलेक्शंस एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं जो कि एक गुड साइन नहीं है. Such increased expenditure that is made primarily through large donations create an unholy nexus between the elected representatives and donors who seek favors. This act as an entry barrier into electoral politics for many well-meaning citizens. बिकॉज ये जो एक्सपेंडिचर है इलेक्शंस के अंदर जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है ये एक्सपेंडिचर ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन के तौर पर मिलता है जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बीच और डोनर्स के बीच में एक अनहोली नेक्सस क्रिएट करता है. बिकॉज डोनर्स कुछ यहाँ पर फेवर्स सीख करते हैं विन होने के बाद. इट मीन्स डोनर्स ने जिस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है अगर वो पॉलिटिकल पार्टी विन कर जाती है विन करने के बाद उस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है. गवर्नमेंट बनने के बाद डोनर्स के लिए ये फुल्ली यहाँ पर सपोर्ट करती है गवर्नमेंट और कुछ इस तरह के प्रॉफिट इसको दिए जाते हैं जो नहीं देने चाहिए. इसका जो सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि जो वेल मीनिंग सिटीजन है उनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो एंट्री है वो कहीं ना कहीं बैरियर हो जाता है. इन इंडिया कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ब्रीच द इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट बाय अ वाइड मार्जिन. इंडिया के अंदर भी जो इलेक्शंस होते हैं मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट भी जो एक्सपेंडिचर लिमिट रखा हुआ है उस लिमिट को यहाँ पर ये ब्रीच करते हैं. इसका official expenditure declared by the BJP and Congress for the 2019 election were rupees 1,264 crore and rupees 820 crore respectively. However, according to a report by the CMS, rupees 50,000 crore was spent by various parties during the 2019 election. 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि इसने रुपीज 820 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंडिचर किया जबकि बीजेपी ने डिक्लेयर किया कि उसने 1,264 करोड़ रुपीज का एक्सपेंडिचर किया है. बट यहाँ पर CMS की रिपोर्ट ये
एस्टिमेट कर दिया है कि ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टीज ने 2019 इलेक्शन में अबाउट 50,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए थे। द रिपोर्ट सजेस्ट दैट 35% ऑफ दिस मनी वाज स्पेंट ऑन कैंपेन एंड पब्लिकली, व्हाइल 25% वाज इलीगली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वोटर्स। सीएमएस की रिपोर्ट ये भी सजेस्ट करती है कि ओवरऑल इस मनी का जो 50,000 रुपीज एक्सपेंड किए गए थे, इसका 35% रुपीज जो एक्सपेंड किया गया था वो इन पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा कंपनी एंड पब्लिसिटी पर एक्सपेंड किया गया था। जो 25% मनी जो एक्सपेंड किया गया था वो इलीगली मनी डिस्ट्रीब्यूट वोटर्स को किया गया था। The CMS has estimated that spending during the 2024 election by various political parties was close to rupees 1 lakh crore. Such inflated election expenditure fueled corruption, resulting in a vicious cycle. 2024 की CMS का जो एस्टिमेशन है वो ये शो कर रहा है कि 2024 के जो इलेक्शंस हुए थे, इस ईयर जो जनरल इलेक्शन हुए थे, इन इलेक्शन में ओवरऑल जो एक्सपेंड किया गया वो 1 लाख करोड़ तक यहाँ पर इलेक्शन का एक्सपेंडिचर पहुंच गया है। इस तरह के जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज हो रहे हैं, इसकी वजह से करप्शन को फ्यूलिंग होता है और इसकी वजह से एक विशेष साइकिल भी पॉलिटिक्स में जनरेट होता है। What can be possible reforms? Number one, state funding of election. Number two, simultaneous election. The Indrajit Gupta Committee 1998 and the Law Commission Report 1999 had advocated for state funding of election. इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो इंडिया के अंदर इलेक्शन का जो फंडिंग किया जाए वो स्टेट के थ्रू किया जाए, और ये रिकमेंडेशन इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 और लॉ कमीशन रिपोर्ट ने भी रिकमेंडेशन किए थे। दिस वुड मीन द गवर्नमेंट पार्शियली बियर्स द इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ कैंडिडेट नॉमिनेटेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो भी कैंडिडेट नॉमिनेट किया गया है उसके इलेक्शन के लिए जो कंपेनिंग होगा या जो भी इलेक्शन एक्सपेंस होगा उसका कुछ पार्ट यहाँ पर स्टेट यहाँ पर बियर करे, इसमें ऐसा प्रोविजन किया गया है। नंबर टू, साइमल्टेनियस इलेक्शन में भी सॉल्यूशंस टू एड्रेसिंग दिस इशू ऑफ राइजिंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर। इलेक्शन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड इशू को एड्रेस करने के लिए एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस करा दिया जाए, बट देयर आर चैलेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू दिस फियर दैट नीड टू बी डिबेटेड। बट साइमल्टेनियस इलेक्शन के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इससे फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं काफ़ी हद तक इसमें फेडरलिज्म का वायलेशन होगा, बिकॉज फेडरलिज्म का प्रिंसिपल इंडिया के अंदर जो है इसके कुछ प्रिंसिपल्स साइमल्टेनियस इलेक्शन के साथ कॉन्ट्रेरी हैं, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक बिग अमेंडमेंट करना होगा जो कि एक डिबेटेबल इशू है। इलेक्शन कमीशन 2016 रिपोर्ट ऑन प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म। 2016 में इलेक्शन कमीशन ने कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड एक यहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश किया था। Firstly, the law must be amended to explicitly provide that financial assistance by a political party to its candidates should also be within the candidate's prescribed election expenditure limit. Because यहाँ पर election expenditure limit पर कैंडिडेट के हिसाब से तो प्रेस्क्राइब किया हुआ है 95 लाख और 75 लाख, और लेडी असेंबली के अंदर 45 लाख और 25 लाख समथिंग कुछ ऐसा ही है। बट यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया था कि अपनी रिपोर्ट के अंदर कि पॉलिटिकल पार्टी जो अपने कैंडिडेट को अलग से फंडिंग करती है, इस फंडिंग को भी इसी लिमिट के दायरे में रखा जाए जो 95 लाख या 75 लाख का जो लिमिट है उसी में इसको कंबाइन किया जाए। इट मीन्स यहाँ पर 95 लाख या 75 लाख से ज़्यादा एक्सपेंडिचर को कर्व किया जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा मनी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी भी अपने कैंडिडेट को गिवन करती है। Secondly, there should be a ceiling on political party expenditure. This may be kept at not more than the expenditure ceiling limit provided for a candidate multiple by the number of candidates of the party contesting the election. पॉलिटिकल पार्टी का जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है उसको भी सील किया जाना चाहिए, और इसका जो एक्सपेंडिचर है पर कैंडिडेट जितना एक्सपेंडिचर प्रेस्क्राइब किया हुआ है मल्टीप्लाई टोटल मेंबर जो भी अमाउंट आता है, इससे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी का एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। थर्ड, एडिशनल जजेस मे बी अपॉइंटेड इन हाई कोर्ट फॉर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड केसेस which would act as a deterrent against violating these norms. इलेक्शन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई भी कैंडिडेट अगर वायलेशन करता है और इससे रिलेटेड केसेस को हैंडल करने के लिए एडिशनल हाई कोर्ट जजेस का यहाँ पर अपॉइंटमेंट होना चाहिए, सो दैट स्पीडी डिस्पोजल इलेक्शन रिलेटेड केसेस का किया जा सके। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री? व्हाई फर्टिलाइजर सेक्टर ऑफ इंडिया नीड्स रिफॉर्मेशन? Why a news?
With the crisis continuing in Ukraine and Gaza, there is also continued increase in the prices of the component used for making petroleum-based chemical fertilizers. India has to increase its own fertilizer production capacity. करंट में जिस तरह से यूक्रेन एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इसकी वजह से पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल फर्टिलाइजर को मेकिंग करने वाले कंपोनेंट का प्राइस भी वर्ल्ड के अंदर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करे। व्हाट इज द करंट फर्टिलाइजर इंपोर्ट सिनेरियो ऑफ इंडिया? इंडिया में करंट फर्टिलाइजर इंपोर्ट सिनेरियो क्या है? In India, production capacity of fertilizer does not commensurate with its demand requirement, and therefore the gap between demand and supply is met through import. इंडिया के अंदर जो करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है फर्टिलाइजर की, वो इंडिया के डिमांड या रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पा रही है, जिस वजह से इंडिया के अंदर डिमांड एंड सप्लाई को इंपोर्ट के थ्रू मेट किया जाता है। According to the report, about 20% of the domestic requirement of urea, 50 to 60% of domestic requirement of DAP, and 100% of domestic requirement of muriate of potassium, MOP और potash is met through import. इंडिया के अंदर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20% यानी ओवरऑल डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट का 20% यूरिया इंपोर्ट किया जाता है। ओवरऑल रिक्वायरमेंट का 50 to 60% DAP का इंपोर्ट किया जाता है। और म्यूरेट और पोटेशियम की अगर बात की जाए तो ये डोमेस्टिक डिमांड जितनी है उसका 100% इसका हमें अदर कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। हाउ हैज इंडियाज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन चेंज? इन 2021 द टोटल कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर वाज अबाउट 629.83 लाख मिलियन टन। 2000 में इंडिया ने ओवरऑल फर्टिलाइजर की अगर बात की जाए तो 629 लाख मिलियन टन फर्टिलाइजर को कंज्यूम किया था। यानी इंडिया ने 629.83 लाख मिलियन टन फर्टिलाइजर का कंजप्शन किया था। इन 2021 इंडिया अर्ली कंजप्शन ऑफ ऑल मेजर केमिकल फर्टिलाइजर वर अप्रोक्सीमेटली 579.67 लाख मेट्रिक टन। 2021 की बात अगर की जाए तो इंडिया ने इस ईयर 579.7 लाख मेट्रिक टन फर्टिलाइजर का कंजप्शन किया था। द कंट्री प्रोड्यूस 435.95 lakh million ton lakh metric ton of chemical fertilizer in 2021, resulting in a shortfall of 143.72 lakh metric ton relative to demand. अभी हमने देखा कि 2020 और 21 में जिस तरह से इंडिया ने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का कंजप्शन किया था, इस ईयर यानी 2021 में बात अगर प्रोडक्शन की जाए तो वो कंजप्शन से काफ़ी कम था। और 2021-22 में 435.95 लाख मैट्रिक टन फर्टिलाइजर का इंडिया के अंदर प्रोडक्शन किया गया था, जो कि 143.72 लाख मिलियन मैट्रिक टन का यहाँ पर एक शॉर्टफॉल है। इट मीन्स इतना 143.72 लाख मैट्रिक टन हमें अदर कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर पर गवर्नमेंट कितना सब्सिडी पर एक्सपेंड करती है? सेंटर एलोकेटेड ₹1.79 लाख करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी अंडर द बजट एस्टिमेट्स फॉर 2023-24। 2023-24 का जो बजट एस्टिमेट था, इस बजट एस्टिमेट के अंदर गवर्नमेंट ने 1.79 लाख करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी एलोकेट की थी। फॉर इंडिजिनस यूरिया द सब्सिडी वॉज ₹1,04,063.20 करोड़, while the subsidy for imported urea was ₹31,000 करोड़। इंडिजिनस यूरिया पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सब्सिडी एक्सपेंस किया है वो 1,04,063 करोड़ रुपीज का यहाँ पर एक्सपेंडिचर किया है, जबकि इम्पोर्टेड यूरिया पर 33,000 करोड़ रुपीज का सब्सिडी यहाँ पर एक्सपेंड किया है। व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ वॉर इन यूक्रेन एंड गाजा? यूक्रेन एंड गाजा के अंदर जिस तरह से कंटिन्यू अभी क्लासेस चल रहे हैं, इसका फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पर कंट्रीज के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेंगे? फर्टिलाइजर मार्केट आर नॉट स्टेबल ड्यू टू द वॉर इन द यूक्रेन एंड गाजा। इट ऑल्सो इम्पैक्टेड द ऑयल प्राइसेस। यूक्रेन एंड गाजा वॉर की वजह से फर्टिलाइजर मार्केट अभी स्टेबल नहीं है और इसने ऑयल प्राइस को भी काफ़ी हद तक इम्पैक्टेड किया है। In 2018-19, 2019-20, 2021, India's fertilizer import were mostly from countries such as China, Russia, Saudi Arabia, UAE, Oman, Iran and Egypt. इंडिया का ज़्यादातर फर्टिलाइजर इंपोर्ट जो किया जाता है वो मेनली चाइना, रसिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, ईरान एंड इजिप्ट कंट्रीज के थ्रू किया जाता है। द वर्सनिंग सिचुएशन इन वेस्ट एशिया एंड द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द रसिया एंड यूक्रेन कुड इम्पैक्ट import from these regions.
इन कंट्रीज से हमारा जो इंडिया है कंटिन्यू फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट करता रहा है। बट वेस्ट एशिया के अंदर जिस तरह से सिचुएशन वर्सनिंग हो रही है, रसिया एंड यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इसकी वजह से इन रीजन से इंपोर्ट किया जाने वाला जो हमारे थ्रू जो फर्टिलाइजर का इंपोर्ट किया जाता है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकता है। व्हाट कैन डू इंडिया? इंडिया इस एफर्ट को कम करने के लिए क्या कर सकता है? नंबर वन, इंडिया शुड एनहांस इस फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कैपेसिटी। इंडिया को अपना फर्टिलाइजर कैपेसिटी को एनहांस करना होगा। नंबर टू, नीड टू शिफ्ट इट्स फार्मिंग सिस्टम टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स व्हाइल मेकिंग बेटर यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर। इंडिया को अपना एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर को बेटर यूज करते हुए अपने कंट्री के अंदर फार्मिंग सिस्टम को शिफ्ट करना होगा। बिकॉज हमारे इंडिया का जो फार्मिंग सिस्टम है वो कुछ इस तरह का है कि इसके लिए फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा नीड होता है, जिसके लिए हमें अदर कंट्रीज पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हमें अपना फार्मिंग सिस्टम के अंदर शिफ्टिंग करना होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्टिंग करना होगा। नंबर थ्री, गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव टू बूस्ट यूजिंग नैनो यूरिया, शिफ्टिंग टू नेचुरल फार्मिंग एंड एनहांसिंग द कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजर फैक्ट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए? नैनो यूरिया के यूजिंग को बूस्ट करना चाहिए, नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करने के लिए लोगों को प्रोमोट करना चाहिए, एंड फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज की कैपेसिटी को एनहांस करना चाहिए। नंबर फोर, देयर इज अ नीड फॉर पॉलिसी इनिशिएटिव्स एम्ड एट क्रिएटिंग एन environment that would facilitate investment in the public, cooperative and private sectors engaged in the manufacturing and marketing of fertilizer। फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में एंगेज पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। इसके लिए कुछ पॉलिसी लेवल पर इनिशिएटिव्स लेने होंगे। वाई लैक ऑफ वुमेन इन इंडियन जुडिशरी? The Supreme Court of India's State of Judiciary Report 2023 show 36.3% women in the district judiciary, which is heartening। सुप्रीम कोर्ट की 2023 की एक रिपोर्ट स्टेट ऑफ जुडिशरी ये शो करती है कि इंडिया के डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 36.3% तक इंक्रीज हो चुका है, जो कि एक हार्डनिंग है। बट एट द हायर लेवल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द जुडिशरी इज वेरी लो। हायर लेवल पर जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन वेरी लो है। एज ऑफ जनवरी 2024 only 13.4% of judges in the High Court and the 9.3% judges in the Supreme Court are women। जनवरी 2024 तक इंडिया में हाई कोर्ट के अंदर वुमेन जजेस का जो रिप्रेजेंटेशन था वो 13.4% था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वुमेन जजेस का जो परसेंटेज था वो 9.3% था। स्टेट सच एज बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तराखंड हैव आइदर नो वुमेन जजेस और जस्ट वन वुमेन जजेस। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर स्टेट हाई कोर्ट के अंदर या तो वुमेन जज नहीं है या फिर एटलीस्ट वन वुमेन जज है, सच एज बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी। हायर जुडिशरी में जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? अपॉइंटमेंट टू द हायर जुडिशरी आर मेड अंडर आर्टिकल 124, 217 एंड 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 124, 217 एंड 224 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है किस तरह से हायर जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। नो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन। द हायर जुडिशरी डज नॉट प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर एनी कास्ट और क्लास ऑफ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशियरी में रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। सोसाइटी के किसी भी कास्ट या क्लास के लिए यहाँ पर किसी भी टाइप का यानी जुडिशियरी में रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है। इन इंडिया एंड एशिया फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वाज जस्टिस फातिमा बीवी। शी वाज अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट इन 1989। इंडिया और ओवरऑल एशिया में फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज फातिमा बीवी बनी थी, जिसे 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटमेंट इसका किया था। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन जुडिशरी? इंडियन जुडिशरी में वुमेन का क्या स्टेटस है करंट में? अकॉर्डिंग टू इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 ओनली 13% ऑफ द हाई कोर्ट जजेस एंड 35% ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट जजेस आर वुमेन। बात अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशरी की जाए तो यहाँ पर 34% वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है। हाई कोर्ट लेवल पर अगर जजेस की बात की जाए वुमेन जजेस की तो ओनली 13% यहाँ पर वुमेन जज है। बात अगर सुप्रीम कोर्ट में वुमेन जजेस की जाए तो ओनली 9% इनका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन। आउट ऑफ टोटल 268 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री ओनली 11 हैव बीन वुमेन। अभी तक सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री में 268 जजेस में से ओनली 11 वुमेन जज बन पाई हैं। इट मीन्स ये 4.1% है ओवरऑल
जजेस का। करंटली हेयर आर ओनली थ्री फीमेल जजेस। करंट की अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओनली थ्री फीमेल जजेस हैं। Presently, India has 25 High Court with a total sanctioned strength of 1,114 judges. Among these, uh, only 107 judges or 13% of all High Court judges are female. इंडिया के अंदर करंट में 25 हाई कोर्ट है, जिनमें जजेस का 1,140 स्ट्रेंथ यहाँ पर सैंक्शन किया गया है। 1,140 जजेज में से 107 वुमेन जज हैं, जो कि ओवरऑल स्ट्रेंथ का 13% है। इट मीन्स हाई कोर्ट के अंदर ऑल जजेस का 13% जो रिप्रेजेंटेशन है वो वुमेन का है। इन कंपेरिजन टू द हायर जुडिशरी, द लोअर जुडिशरी हैज बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन जजेस। बात अगर हायर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी का किया जाए, तो यहाँ पर लोअर जुडिशरी के अंदर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी बेटर है हायर जुडिशरी का कंपेयर में। रीजन्स ऑफ लोअर रिप्रेजेंटेशन इज परहैप्स द एंट्री टू द लोअर जुडिशरी थ्रू एन एग्जामिनेशन। लोअर जुडिशरी के अंदर जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, इसका वजह ये भी हो सकता है कि इसमें जो एंट्री होती है वो एग्जामिनेशन प्रोसेस के थ्रू होती है, जबकि हायर जुडिशरी में जो एंट्री होती है वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होती है। स्पेशली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लिए जो भी रिक्रूटमेंट होता है वो कॉलेजियम सिस्टम करता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी लानी होगी और वुमेन रिप्रेजेंटेशन को हायर जुडिशरी में इंक्रीज करना होगा। व्हाट आर द रीजन फॉर लो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स? वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स काफ़ी लो नंबर में। इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? नंबर 1, पैट्रियार्की इन सोसाइटी। नंबर 2, ओपेक कॉलेजियम सिस्टम फंक्शनिंग। नंबर थ्री, नो वुमेन रिजर्वेशन, लैक ऑफ प्रॉपर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, नो सीरियस अटेम्प्ट टू इंक्रीज वुमेन। Patriarchy in society. The primary reason for less representation of women in judiciary is deeply patriarchy in society. सोसाइटी के अंदर डीपली पैट्रियार्की नेचर है। जुडिशरी में यही वजह है कि वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी लेस है। ये एक प्राइमरी रीजन के तौर पर देखा जा सकता है। वुमेन ऑफन हैव टू फेस हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर विद इन द कोर्ट रूम। कोर्ट रूम के अंदर वुमेन को हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर फेस करना पड़ता है। मोर हरासमेंट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द बार एंड बेंच, द साइलेंसिंग ऑफ देयर ओपिनियन आर सम ऑफ द अदर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फेसेस by many women lawyers. Many women lawyers more harassment, lack of रिस्पेक्ट। इट मीन्स यहाँ पर बार एंड बेंच मेंबर्स के थ्रू इन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है। इनके ओपिनियन के रिस्पेक्ट में साइलेंसिंग शो की जाती है। ये कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकते हैं जो कि कुछ लॉयर वुमेन फेस करती हैं। नेक्स्ट, ओपेक कॉलेजियम सिस्टम फंक्शन। हायर जुडिशरी हैज अ कॉलेजियम सिस्टम विच हैज टेंडेड टू बी मोर ओपेक एंड देयरफॉर मोर लाइकली टू रिफ्लेक्ट बियर्स। हायर जुडिशरी कॉलेजियम सिस्टम है इसके अंदर, जिसमें मोर ओपेक नेच की यहाँ पर ज़रूरत है। और बिकॉज यहाँ पर मोर ओपेक है, ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है इसमें। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये ब्यास है इसके अंदर। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं ब्यास को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके अंदर जो ओपेक नेज है ये कहीं ना कहीं ब्यास को शो कर रहा है। सो मोर वुमेन टेंड टू एंटर द लोअर जुडिशरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल बिकॉज ऑफ द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू एन एंट्रेंस एग्जाम। बिकॉज लोअर जुडिशरी में वुमेन का जो नंबर है वो इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पर एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। No women reservation. Many states in India have a reservation policy for women in the lower judiciary, but it is not the High Court and Supreme Court. इंडिया के मैंने स्टेट के अंदर जुडिशरी में वुमेन के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन है, बट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है। स्टेट सच एज आंध्र प्रदेश, असम, ओडिशा, तेलंगाना, राजस्थान have benefited from such reservation as they now have 40 to 50% women judicial officers. कुछ स्टेट जहां पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 40 to 50% तक है जुडिशियल ऑफिसर्स के तौर पर। ये ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इन स्टेट के अंदर रिजर्वेशन प्रोविजन किया गया है। अभी कौन कौन सा स्टेट है? सच एज आंध्र प्रदेश, असम, ओडिशा, तेलंगाना एंड राजस्थान। लैक ऑफ प्रॉपर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो बैरियर टू वुमेन इन द प्रोफेशन। हायर जुडिशरी में प्रोफेशन, वुमेन प्रोफेसर के तौर पर इनकी नंबर नहीं बढ़ पा रही है। इसका एक वजह जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक भी हो सकता है। स्मॉल कोर्ट रूम्स विच आर क्राउडेड एंड क्रैम्प्ड, एब्सेंस ऑफ चाइल्ड केयर फैसिलिटीज एंड रेस्ट रूम आर ऑल बैरियर्स। स्मॉल कोर्ट रूम जो कि क्राउडेड एंड क्रैम्प्ड होते हैं, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ का एब्सेंस होता है,
रेस्ट रूम का एब्सेंस होता है। ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हायर जुडिशरी में इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट, नो सीरियस अटेम्प्ट टू इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन। वुमेन रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए कोई अटेम्प्ट पास्ट में नहीं किया गया है, इस वजह से भी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हायर जुडिशरी में लो है। टू गिव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन आइदर इन द हाई कोर्ट और इन द सुप्रीम कोर्ट, नो सीरियस अटेम्प्ट हैज बीन मेड ड्यूरिंग द पास्ट 70 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर वुमेन रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए लास्ट 70 ईयर्स में किसी भी टाइप का सीरियस अटेम्प्ट नहीं किया गया है। इन आवर कंट्री वुमेन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन and a large number of women are available in the judicial services in a bar for elevation, but in spite of that the number of women judges is small। हमारा एक जो वास्ट कंट्री है, अबाउट इसमें 40% वुमेन, टोटल पॉपुलेशन का 50% वुमेन बिलोंग करती हैं। जुडिशल सर्विसेज और बार के अंदर भी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी है, बट इसके बाद भी वुमेन जजेस का जो नंबर है वो काफ़ी कम है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाई वुमेन रिप्रेजेंटेशन? इंडियन जुडिशरी में अगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन हाई हो जाता है तो इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं? नंबर वन, मोटिवेट्स मोर वुमेन टू सीक जस्टिस। नंबर टू, अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, motivate more women to seek justice. Higher number of women judges can increase the motivation of women to seek justice and can enforce their rights through the court. हायर जुडिशरी के अंदर अगर वुमेन का नंबर इंक्रीज हो जाता है तो इसके थ्रू वुमेन के अंदर एक मोटिवेशन पैदा होगा जस्टिस सीख करने के लिए। इट मीन्स आज जो वुमेन के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और वो जस्टिस सीख करने के लिए कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती है, अगर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी वजह से ज़्यादा वुमेन अब कोर्ट की तरफ मूव कर सकती हैं, और अगर इनके किसी राइट का वायलेशन हो रहा है तो वो कोर्ट के थ्रू अपने राइट को इन्फोर्स करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ ट्रांसजेंडर वुमन एज अ जज लिसनिंग टू द केस ऑफ अदर ट्रांस वुमेन, इट वुड इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन द लिटिगेंट्स एज वेल। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ट्रांसजेंडर वुमेन एक जज के तौर पर केस को लिसनिंग कर रही है, इसकी वजह से एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर भी कॉन्फिडेंस यहाँ पर बूस्ट हो सकता है। नंबर टू, अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज रियली वैल्यूएबल इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस मार्जिनलिटीज इन द जुडिशरी बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट लेवल एक्सपीरियंस। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन अगर जुडिशरी में बढ़ेगा तो इससे डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स ऑफ व्यू का अपॉर्चुनिटी कोर्ट को मिल सकता है। कुछ केसेस को लेके वुमेन की जो आइडियोलॉजी है वो मेन से अलग हो सकती है। बहुत सारे केसेस जो वुमेन से रिलेटेड हैं उनका हियरिंग मैन करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वुमेन से रिलेटेड इश्यूज को बेटर तरीके से सिर्फ वुमेन जज ही अंडरस्टैंड कर सकती है। हाउ सोलर एनर्जी सेक्टर विल हेल्प टू वुमेन एम्पावरमेंट? व्हाट इज इशू? Women often bear the cost of poor energy access, impacting their health, safety, and economic potential. पुअर एनर्जी एक्सेस का जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ता है वो वुमेन को करना पड़ता है, स्पेशली हेल्थ के फॉर्म में या सेफ्टी की फॉर्म में एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल की फॉर्म में। इट मीन्स अगर एनर्जी एक्सेस नहीं है तो इसका सबसे ज़्यादा लॉस वुमेन को होता है। हेल्थ से रिलेटेड नेगेटिव इम्पैक्ट सो हो सकते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड वुमेन को यहाँ पर रिस्क हो सकते हैं, एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल भी से इससे रिलेटेड भी यहाँ पर बहुत सारे लॉस वुमेन को फेस करने पड़ते हैं। सोलर एड्रेस दिस, सोलर एनर्जी वुमेन से रिलेटेड इन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कैपेसिटी रखता है। फॉर सोलर एनर्जी टू ट्रूली एम्पावर वुमेन, पॉलिसी मस्ट बी इक्विटेबल, पोजिशनिंग वुमेन एज बेनिफिशरीज एंड चेंज एजेंट्स। सोलर एनर्जी जो सेक्टर है, इसको इसके लिए वुमेन को अगर हमें ट्रूली एम्पावर करना है सोलर एनर्जी के थ्रू, पॉलिसी को हमें इक्विटेबल करना होगा, और इस तरह से इक्विटेबल करना होगा कि इसके इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट वुमेन को मिल सके। चार्ल्स फ्रिट्ज इंस्टॉल द फर्स्ट रूफटॉप फोटोवोल्टिक सोलर एरे इन द न्यूयॉर्क सिटी इन 1884। पहली बार 1884 में चार्ल्स फ्रिट्ज ने फर्स्ट रूफटॉप फोटोवोल्टिक सोलर एरे इंस्टॉल किया था न्यूयॉर्क में। Distinct from traditional sources such as coal, oil, gas, nuclear, and hydropower, which require extensive infrastructure and intermediate transmission line, solar energy can now be harnessed directly in home. सोलर एनर्जी को डायरेक्टली होम में हम हार्नेस कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो एनर्जी है ये ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से थोड़ा डिफरेंट है, सच एज कोल, ऑयल, गैस, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पावर, जिसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है,
इंटरमीडिएट ट्रांसमिशन की ज़रूरत होती है, बट सोलर एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओनली एक रूफटॉप सोलर पैनल आता है, उसके थ्रू हम सनलाइट का यूज करके यहाँ पर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। इट इज़ नाउ होम प्रोडक्ट। सोलर एनर्जी अब होम प्रोडक्ट बन चुका है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जनरेशन। सोलर एनर्जी को अगर सोलर पैनल के थ्रू लोकल एरियाज घर घर तक पहुँचाया जाए तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इट मीन्स सोलर पावर जनरेशन के डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जनरेशन हैज सिग्निफिकेंट implications फॉर बोथ environmental sustainability एंड सोसाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोलर पावर जनरेशन का अगर डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स लोगों तक इसकी टेक्नोलॉजी को घर घर तक पहुंचाना है। इसके एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए और सोसाइटल स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे implications हैं। द एबिलिटी टू जनरेट एनर्जी क्लोज टू वेयर इट इज कंज्यूम्ड बेनिफिट इन मैनी वेज। एनर्जी जिस जगह पर कंज्यूम की जा रही है वहीं पर इसको जनरेट करने की एबिलिटी मैनी वेज में लोगों को बेनिफिट कर सकती है। सोशली, इकोनॉमिकली एंड डेवलपमेंटली सोशल प्लेसेस पावर इनटू द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी बूस्ट द एनर्जी इकोनॉमी। अगर इंडिविजुअल और कम्युनिटीज के हैंड में सोलर प्लेसेस पावर दे दिए जाते हैं तो इससे सोशली, इकोनॉमिकली एंड डेवलपमेंटली लोगों को प्रॉफिट हो सकते हैं और इससे एनर्जी इकोनॉमी को काफ़ी हद तक बूस्ट किया जा सकता है। दिस शिफ्ट एम्पावर पीपल पर्टिकुलरली वुमेन मेकिंग देम डायरेक्ट पार्टिसिपेंट इन द इकोनॉमी। ये शिफ्ट अगर हो जाता है एनर्जी सेक्टर में तो इससे पीपल स्पेशली वुमेन को एम्पावर किया सकता है और ये इकोनॉमी में एक डायरेक्ट पार्टिसिपेंट के तौर पर इनको मेकिंग किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ सोलर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सोलर का क्या सिग्निफिकेंस है। वुमेन ऑफन बियर द ब्रंट ऑफ पुअर एनर्जी एक्सेस इम्पैक्टिंग दियर हेल्थ, सेफ्टी एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल। पुअर एनर्जी एक्सेस का सबसे ज़्यादा जो ब्रंट बियर करती है वुमेन को करना पड़ता है, जिसकी वजह से वुमेन की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, इकोनॉमिक पोटेंशियल से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। सोलर एड्रेस इस प्रॉब्लम को सोलर पावर कहीं ना कहीं एड्रेस करता है। इन गुजरात लिटिल रन ऑफ कच्छ वुमेन सॉल्ट फार्मर्स हैव ट्रांजिशनड फ्रॉम एक्सपेंसिव डीजल टू सोलर पंप, boosting their income by 94% and reducing CO2 emissions by up to 1,15,000 metric ton annually। यहाँ पर गुजरात का एक एग्जाम्पल दिया गया है। रन ऑफ कच्छ एरिया में कुछ वुमेन सॉल्ट फार्मर जिन्होंने एक्सपेंसिव डीजल से सोलर पंप की तरफ अपने आप को ट्रांजिशन किया है, इसकी वजह से इनकी इनकम 94% तक बूस्ट हुई है। CO2 एमिशंस को रिड्यूस करने में काफ़ी हद तक इससे हेल्प मिले और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग एनुअली 1,15,000 मेट्रिक टन CO2 एमिशंस को इसके थ्रू रिड्यूस किया गया है। इनिशिएटिव सच एज बेयरफुट कॉलेज इंडिया, द ग्रामीण शक्ति बांग्लादेश एंड सोलर सिस्टर अफ्रीका एम्पावर वुमेन टू बिकम सोलर इंजीनियर बेनिफिटिंग मिलियंस एंड इम्प्रूविंग कम्युनिटी हेल्थ एंड सेफ्टी। कुछ कंट्रीज के अंदर कुछ स्पेशल प्रोग्राम के थ्रू वुमेन को सोलर इंजीनियर के तौर पर यहाँ पर एम्पावर किया गया, सच एज बेयरफुट कॉलेज इन इंडिया, ग्रामीण शक्ति इन बांग्लादेश, सोलर सिस्टर इन अफ्रीका। इनके थ्रू वुमेन को सोलर इंजीनियर के तौर पर इन्हें एम्पावर किया गया, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ वुमेन को कम्युनिटी हेल्थ या सेफ्टी से रिलेटेड काफ़ी प्रॉफिट हुए हैं और इनका जो इकोनॉमी में रोल है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है। सोलर इज एडवांसिंग वुमेन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनेबलिंग इनकम जनरेशन डायरेक्ट टुवर्ड्स एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अदर एसेंशियल एक्टिविटीज। सोलर की वजह से वुमेन का फाइनेंशियल इंक्लूजन काफ़ी एडवांस हुआ है और इनकम जनरेशन काफ़ी इनका बढ़ा है। सोलर एम्प्लॉय मोर वुमेन देन एनी अदर एनर्जी सेक्टर। इट इज ड्राइविंग सोसाइटल प्रोग्रेस एंड एलिवेटिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन। सोलर सेक्टर ने अदर एनर्जी सेक्टर के कंपेयर में वुमेन को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया है और वुमेन इसके थ्रू सोसाइटल प्रोग्रेस को ड्राइविंग कर रही हैं एंड स्टेटस ऑफ वुमेन यानी वुमेन का जो स्टेटस है वो काफ़ी एलिवेट हो रहा है। इन 2022 द सोलर फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री अलोन प्रोवाइडेड जॉब्स टू अराउंड 4.99 मिलियन पीपल विद वुमेन अकाउंटिंग फॉर 40% ऑफ द वर्कफोर्स। 2022 में सोलर फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री ने ओवरऑल 4.9 मिलियन इट मीन्स 49 लाख पीपल को यहाँ पर जॉब प्रोवाइड किया था, जिनमें से 40% जॉब वुमेन को दी गई थी। What are various challenges in solar technology progress? सोलर टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस में कुछ चैलेंजेस हैं। एज सोलर टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस 3 चैलेंजेस परसिस्ट। सोलर टेक्नोलॉजी जिस तरह से प्रोग्रेस कर रही है 3 चैलेंजेस यहाँ पर परसिस्ट है। नंबर 1, जियोग्राफिकल इम्बैलेंस विद मोस्ट इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेटेड इन डेवलप्ड नेशंस लिविंग बिहाइंड डेवलपिंग कंट्रीज पर्टिकुलरली अफ्रीका। यहाँ पर जियोग्राफिकल इम्बैलेंस सबसे बड़ा ये है कि
जो इन्वेस्टमेंट है वो डेवलप्ड कंट्रीज में कंसंट्रेटेड है, जबकि अफ्रीका जैसे कंट्री काफ़ी बिहाइंड है। लार्ज स्केल सोलर फार्म्स रिसीव द मेजोरिटी ऑफ फंडिंग वाइल स्मॉलर आर ओवरलोड। लार्ज स्केल सोलर फार्म को मेजोरिटी ऑफ फंडिंग की जा रही है, जबकि स्मॉलर सोलर फार्म्स को ओवरलोड किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कंसंट्रेशन इन जस्ट टू कंट्रीज डिस्टर्ब सप्लाई चेन एंड इंक्रीज प्राइजेस। एक जो न्यू चैलेंज है वो ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ओनली टू कंट्रीज में कंसंट्रेटेड है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है और प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं सोलर एनर्जी इक्विपमेंट के। सेकंड इज टू फोकस ऑन रिसाइकलिंग ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी वेस्ट। सेकंड चैलेंज जो है वो रिसाइकलिंग वेस्ट को किस तरह से एड्रेस करना है, किस तरह से उसको टेक्नोलॉजी वेस्ट जो है सोलर टेक्नोलॉजी वेस्ट को किस तरह से रिसाइकल करना है, इससे रिलेटेड चैलेंज भी है। एस्टेब्लिशिंग क्लियर गाइडलाइंस फॉर processing solar photovoltaic materials is vital so that they contribute to sustainability rather than exacerbate waste issues। सोलर फोटोवोल्टेइक मटेरियल को प्रोसेसिंग करने के लिए कुछ गाइडलाइंस इस्टेब्लिश की जानी चाहिए, सो दैट सोलर फोटोवोल्टेइक वेस्ट को सस्टेनेबल किया जा सके रेदर देन वेस्ट इश्यूज को एक्सेसरबेट करने से। इट मीन्स वेस्ट इश्यूज को एक्सेसरबेट होने से बचाने के लिए सोलर फोटोवोल्टेइक वेस्ट मटेरियल को हमें सस्टेनेबल करना होगा, प्रोसेसिंग करना होगा, रिसाइकल करना होगा। Developing mobile cycle plants and implementing stringent waste management process are crucial for enhancing the environmental and economic health of the solar sector। सोलर सेक्टर की environmental and economic health को enhance करने के लिए stringent waste management process को implement करना होगा।